हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट्स क्लियर्ड। और आज हमारा 18th और लास्ट लेक्चर है ऑन द टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आज की वीडियो का टॉपिक है नॉर्मल रिएक्शन। अब वैसे तो ये टॉपिक हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम्स के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, बट कुछ ऐसे प्यारे हमारे दोस्त होंगे जिन्होंने वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन को पढ़ा नहीं होगा ढंग से, क्योंकि वो हमेशा हर बार ज़ीरो हो जाता था, इसलिए उन्होंने उसे एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ना मानकर छोड़ दिया होगा। तो उन लोगों के लिए वीडियो है जिन्होंने फ्री बॉडी डायग्राम्स को अच्छे से हर एक पॉइंट को ढंग से ध्यान से पढ़ा है। उन लोगों को ये लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। सो नॉर्मल रिएक्शन छोटा सा टॉपिक है, उसे हम जल्दी से कर लेंगे और उसके बाद हम ट्राई करेंगे, अगर हमारे पास टाइम बचता है, कि हम हमारे इस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के ऊपर कुछ अच्छे से और बढ़िया से क्वेश्चंस कर पाएँ। सो चलो अब हम शुरू करते हैं। सो आज का टॉपिक है हमारा नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, अब ये क्या होता है? अब ये चीज हमें पता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस पर प्लेस्ड होता है, ये एक सरफेस है, इस पर ये एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। सो ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है, तो ये एक नीचे की साइड वेट लगाएगा जो होता है mg। बट यहां पर नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, पर ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे की डायरेक्शन में मूव नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट वहीं पे रहता है। क्यों? अब न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से इसके अंदर एक्सेलरेशन होनी चाहिए अगर एक फोर्स लग रही है, बट यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर एक ऑपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है जो इस फोर्स को बैलेंस कर रही है, और उसी फोर्स का नाम है नॉर्मल रिएक्शन, जिसे हम जनरली एन या आर से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। सो इस केस के अंदर जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है वो mg के बराबर होता है, और जनरली बच्चे यही बात मानकर इस कॉन्सेप्ट को दबा देते हैं कि जो हमारा नॉर्मल है वो हमारे वेट यानी mg के बराबर होगा, इसके आगे नॉर्मल कुछ होता नहीं है, तो वो इस कॉन्सेप्ट को इसी चीज़ के अंदर दबा देते हैं। पर नहीं, इतनी बात सच नहीं है। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम 3 केस लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम किसी भी जगह पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो ये एक केस था जो जनरल केस होता है, जो जनरली यूज होता है और जनरली माना जाता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। n इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू mg, इट इज ओनली इक्वल टू इन दिस केस। सो सेकेंड केस लेते हैं अपना। सो सेकेंड केस जो है हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन पर है। सेकेंड केस एक इंक्लाइंड प्लेन पर है। हम इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं, ओके? ये ऐसे नहीं, ऐसे ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। हमारी इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है, ऑब्जेक्ट ऐसा है। और एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है तो यहाँ पे वेट लगेगा। ये मैं 2-3 आपको मिसबिलीव्स और मिसकंसेप्ट्स बता रहा हूँ जो लोग जनरली मिसकंफ्यूज होते हैं, बट आपने नहीं होना है। सो एक मिसकंसेप्शन क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे पड़ा है तो वेट ऐसे लगेगा, एक ये मिसकंसेप्शन होता है। सो ये मिसकंसेप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो अल्टीमेट सरफेस है, जो अल्टीमेट सरफेस है हमारा, वो है अर्थ। जो हमारा अल्टीमेट सरफेस है वो अर्थ है, और वेट हमेशा अर्थ के परपेंडिकुलर लगता है, मतलब वेट हमारा इधर लगेगा और इधर नहीं। सो ये एक मिसकंसेप्शन है। दूसरा, अब दूसरी बात, अब अगर किसी को ये चीज समझ में आ गई तो वो कहेगा कि नॉर्मल रिएक्शन वेट के ऑपोजिट लगती है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगी। नहीं, नॉर्मल रिएक्शन, एक बात ध्यान रखो, जो वेट है, वेट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अर्थ एंड नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। और यहां पर हमारा सरफेस क्या है? ये प्लेन, ये प्लेन हमारा सरफेस है, तो जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है
वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ना कि इस डायरेक्शन में। ओके, अब ये बात तो हमें समझ में आ गई। सो ये चीज आपने कभी भी गलती नहीं करनी है, इस चीज को याद रखो। ये चीज अगर आपको याद होगी तो कभी भी वेट और नॉर्मल की डायरेक्शन में आप कंफ्यूज नहीं होगे, कभी भी आपको वेट या नॉर्मल की डायरेक्शन को आप गलत मार्क नहीं करोगे। और फ्री बॉडी डायग्राम्स में सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि वो वेट, नॉर्मल, फ्रिक्शन, इन सारी फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती है वो गलत मार्क कर देते हैं। बट आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर वो गलत मार्क होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये चीज हमने समझ ली कि वेट हमेशा अर्थ के परपेंडिकुलर लगेगा और नॉर्मल हमेशा सरफेस के। तो यहाँ पर हम अर्थ और सरफेस को डिफाइन कर देते हैं ताकि हमें मिसकंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर जो हमारा अर्थ होगा, यहाँ पर हम इस ट्राइंगल को नेम कर देते हैं ए बी सी। ए बी हमारी अर्थ है और ए सी हमारा सरफेस है। यहां पर एंगल थीटा बन रहा है। यहां पर पहली बात आप मुझे ये बताओ कि यहां पर वेट कहां लगेगा, mg कहां लगेगा। अब मैंने क्या बताया था, वेट इज परपेंडिकुलर टू अर्थ। वेट अर्थ के परपेंडिकुलर होता है। तो अर्थ हमारा ए बी है, ए बी ये है, मतलब इसके परपेंडिकुलर जाएगा और ये आ गया हमारा mg, और ये बिल्कुल सही है। अब यहां पर हमारा वेट आ गया। यहां पर अब हम अपना नॉर्मल मार्क करते हैं। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस हमारा AC है, AC के परपेंडिकुलर मतलब यहां से ऐसे, ये हमारा नॉर्मल होगा। अब हमें नॉर्मल का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, बट यहां पर हमें पता लग रहा है कि ये दो चीजें 90 डिग्री पर नहीं है, कि हमारा नॉर्मल और वेट अभी 90 डिग्री पर नहीं आया इंक्लाइंड प्लेन की वजह से। इसके अंदर एक थीटा एंगल का डिफरेंस आएगा, और ये क्यों आएगा हमने पहले भी डिस्कस करा है फ्री बॉडी डायग्राम्स में, कि जो इसके अंदर एंगल डिफरेंस होगा वो थीटा ही होगा, हमने प्रूव भी करा था। यहाँ पर एंगल डिफरेंस थीटा आ रहा है। इसका मतलब अभी अभी इसके अंदर mg, जो हमारा mg है, उसका एक इफेक्ट नॉर्मल के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि हमने डिस्कस करा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं और ये 90 डिग्री पर नहीं है तो इसका इफेक्ट इस वेक्टर पर पड़ेगा, इस वेक्टर का इफेक्ट इस डायरेक्शन में भी पड़ेगा। इसका मतलब अभी mg का इफेक्ट नॉर्मल की डायरेक्शन में पड़ रहा है, बट हमने वो इफेक्ट को जीरो कर देना है। मतलब अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने mg को रिजॉल्व कर देंगे कार्टेशियन प्लेन में। अभी हमें पता है कि सरफेस यहाँ पर है, नॉर्मल यहाँ पर है, तो हम इसे इस तरह के कार्टेशियन प्लेन में रिजॉल्व कर देते हैं। ओके, हमने इसे इस तरह के कार्टेशियन प्लेन में रिजॉल्व कर दिया, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा, क्यों होगा हमने प्रूफ करा था। नाउ यहाँ पर अब हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इतनी बार यूज कर चुके हैं हम कि अब आपको ये चीज रट जानी चाहिए कि कहाँ पर mg साइन थीटा आएगा और कहाँ पर mg कॉस थीटा आएगा। तो बताओ यहाँ पर mg कॉस थीटा आएगा या mg साइन थीटा आएगा, सोचो, दिमाग लगाओ। एक की पॉइंट है, एंगल हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं, तो गलती कर सकते हो। जब एंगल यहाँ पर है तो हमारा mg cos थीटा। सिंपल सी बात बताई थी मैंने कि जहां पर एंगल है उसके साइड में जो आएगा वो cos थीटा होगा, ठीक है। एंगल वाली साइड, जहां पर एंगल है उसके जो साथ साइड लगती है वहां पर cos थीटा आएगा, और जो उसके साथ साइड नहीं लगती है वहां पर sin थीटा आएगा। ओके, अब हमने इसे रिजॉल्व कर दिया। नाउ हमें पता है कि इस डायरेक्शन में मोशन होगा इसका, बट अभी हमने बात नॉर्मल रिएक्शन की करनी है, मतलब हमें वर्टिकल डायरेक्शन को देखना है। जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम में छोड़ दिया था पार्ट कि ये जीरो है, अब हमने उसी पार्ट के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पर अब हमें क्या मिल रहा है कि इस डायरेक्शन के अंदर मोशन जीरो है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो हमारी एक्सेलरेशन है या जो कोई भी हमारी वेलोसिटी है वो जीरो है। इसका मतलब ये दो फोर्सेस आपस में बैलेंस कर रही है, इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मतलब नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा। इस केस में हमारा नॉर्मल इक्वल टू mg नहीं आया, और यही बात
नॉर्मल को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो जो हमारा मिसकंसेप्शन था कि नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू एम जी, ये टोटली इनवैलिड हो चुका है। नॉर्मल इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू एम जी, इस केस में वो एम जी कॉस थीटा है। और आगे हम जो 2 केस और पढ़ेंगे उसके अंदर हमें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वैल्यूज मिलेंगी। सो आगे चलते हैं, अब अपने अगले 2 केसेस लेते हैं जो और भी थोड़े से इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। लेकिन ये सारे केसेस हमने फ्री बॉडी डायग्राम्स में डिस्कस करे थे। सो लेट्स टेक अ थर्ड केस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फोर्स अप्लाई कर देंगे इस डायरेक्शन में। अब आपको याद आ रहा होगा हमने ये केस करा था जिसके अंदर हमारी एक्सेलरेशन जो आई थी कुछ इस तरीके की आई थी, एफ साइन थीटा नहीं एफ कॉस थीटा प्लस एम, कुछ इस तरह की हमारी एक्सेलरेशन आई थी। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। सो अब इस केस के अंदर सबसे पहली बात, जब भी हमारे पास कोई भी केस आता है इसके अंदर हमें क्या करना होता है, नॉर्मल और वेट मार्क करना है। अब यहाँ पर सरफेस है और जो अर्थ है एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब वेट और नॉर्मल एक दूसरे के 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, ऑपोजिट लाई करेंगे। नाउ अब यहाँ पर हमें कार्टेशियन प्लेन में वेट और नॉर्मल को तो रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट फोर्स को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है क्योंकि वो कार्टेशियन प्लेन से अलग डायरेक्शन में जा रही है, वो 45 या कुछ इस तरह का एंगल बना रही। तो हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं, रेजोल्यूशन कोई मुश्किल रह गया हमारे लिए, इतनी बार कर रखा है हमने। एंगल थीटा यहाँ पे बन रहा है। सो क्या कॉस थीटा आएगा, क्या साइन थीटा आएगा बताओ। सो ये जो हमारा एरो है ये वाला आएगा कॉस थीटा और ये वाला एरो आएगा साइन थीटा। ओके, अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी, फ्री बॉडी डायग्राम में हमने पढ़ा था। वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मोशन 0 है, इसका मतलब जो भी फोर्सेस ऊपर लग रही हैं वो नीचे वाली फोर्सेस के बराबर हैं। ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, नॉर्मल लग रही है प्लस एफ साइन थीटा लग रही है, और नीचे की डायरेक्शन में सिर्फ एम जी लग रही है। मतलब नॉर्मल की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अनदर इंटरेस्टिंग रिजल्ट। अब एक और केस करते हैं, बट वहां पर हम फोर्स की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर देंगे। और इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जिसके अंदर हम दोनों चीज़ों को, हमारे सेकंड केस और थर्ड केस को मिक्स कर देंगे। मतलब इंक्लाइंड प्लेन पर भी होगा और उस पर फोर्स भी लग रही होगी। ओके, सो दैट वुड बी डबल इंटरेस्टिंग। नाउ यहाँ पर जो हमारी फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में लग रही है। अब आपको याद होगा हमने एक केस करा था जब किसी टॉय कार के ऊपर एक पत्थर मारते हैं हम और वो इस एंगल से आता है और टॉय कार आगे को चलने लग जाती है। सो ये कुछ उस तरीके का केस है, बट अब की बार हम पत्थर इस डायरेक्शन से मार रहे हैं। नाउ अगेन वेट और नॉर्मल को सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम, फोर्स हमें डिफाइन दे ही रखी है। सो सरफेस और अर्थ एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब वेट और नॉर्मल एक दूसरे के ऑपोजिट लाई करेंगे। वेट और नॉर्मल ऑलरेडी कार्टेशियन प्लेन के अंदर है, बट फोर्स हमारा कार्टेशियन प्लेन के अंदर नहीं है, मतलब फिर से रेजोल्यूशन करना पड़ेगा हमें। अब एंगल हमारा थीटा यहाँ पर है। सो अब ये वेक्टर कैसे रिजॉल्व होगा, अब ये वेक्टर कैसे रिजॉल्व होगा सोचो, अब ये वेक्टर कैसे रिजॉल्व होगा। सो सिंपल सी बात है यार, वेक्टर की डायरेक्शन, बस डायरेक्शन ऑपोजिट हुई है उसकी। मतलब ये एफ कॉस थीटा ही रहेगा क्योंकि ये थीटा के साइड में है, ये एफ साइन थीटा ही रहेगा। बस अब जो हमारा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। मतलब जो जिन वेक्टर्स के अंदर ये रिजॉल्व होगा उनकी डायरेक्शन भी नेगेटिव होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सो आ गया हमारे पास हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। अब क्या करेंगे,
वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर हमारी जो मोशन है वो जीरो है, मतलब डाउन फोर्सेस इक्विवेलेंट टू अपवर्ड फोर्सेस, मतलब n माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, मतलब n इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। सो सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन बदलने से, सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन बदलने से एफ साइन थीटा का फर्क आ जाता है, ट्वाइस एफ साइन थीटा का। सिर्फ फोर्स की हमारी डायरेक्शन बदलने से नॉर्मल के अंदर ट्वाइस एफ साइन थीटा का फर्क आ जाता है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ नॉर्मल। ये ही नॉर्मल की ब्यूटी है कि सिर्फ हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल रखा है, बस उसकी डायरेक्शन बदल दी और उतने में ही नॉर्मल अपने आप को ट्वाइस एफ साइन थीटा से बदल लेगा। सो बड़ा अमेजिंग लगा होगा। और इतना ही था हमारा ये नॉर्मल का टॉपिक। अब मैं एक केस बनाकर देता हूँ आप लोगों को, जिसके अंदर हम हमारे सेकंड और थर्ड क्वेस दोनों को ट्विस्ट करेंगे, दोनों को ट्विस्ट करेंगे और वो आप लोगों का होमवर्क होगा, और वो आप लोगों का होगा होमवर्क। So the homework question is, homework question, सो हमारा होमवर्क क्वेश्चन ये है, फिफ्थ केस, एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर हमने एक बॉक्स रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। नाउ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं? इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब आप इसे कुछ इस तरीके का केस अज्यूम करो, यहाँ पे बॉक्स है और पुली बहुत ज़्यादा ऊपर जाके लगी हुई है, सो फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में लगेगी। सो आप कुछ इसे इस तरह का केस समझो। सो यहाँ पर हमारा नॉर्मल कितना आएगा, नाउ इसे फाइंड आउट करो, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा इस केस को करने में। सो अगेन इस केस को करना कैसे है, सिंपल सी बात है यार। यहाँ पर चलो इस केस को हम होमवर्क नहीं रहने देते हैं, इस केस को मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद हम अगला केस, मैं आपको आपका होमवर्क क्वेश्चन अभी से दे देता हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर ये बॉक्स है, अब की बार फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और ऊपर से ये एक एंगल पे आ रही है, थीटा एंगल पे, और वो इस प्लेन के साथ, सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रही है। फोर्स है एफ। अब बताओ नॉर्मल। सो मैं अभी आपको फिफ्थ केस करके बता देता हूँ और इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये वाला केस कैसे करना है। सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, HWQ। सो अभी हम ये वाला केस करते हैं। सो सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पर फोर्स है। सबसे पहली बात, वेट और नॉर्मल। वेट अर्थ के परपेंडिकुलर लगेगा, नॉर्मल यहाँ पे लगेगा। अगेन अब इसे रिजॉल्व कर देते हैं हम, इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर वेट एक मिनट, यहाँ पर आएगा हमारा वेट कॉस थीटा, यहाँ पर आएगा वेट साइन थीटा। ओके, इतनी बात क्लियर है। सिंपल सेकंड केस वाला काम करा अभी हमने, सिंपल सेकंड केस वाला काम करा। अब बस इसके अंदर हम थर्ड का फ्लेवर और ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर फोर्स ऐसे जा रही है, इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं, इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पर थीटा डैश मान लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो। सो यहाँ पर हम इसको एंगल थीटा डैश मान लेते हैं और यहाँ पर इस वाले एंगल को हम थीटा डैश मानेंगे। सो यहाँ पर एंगल थीटा डैश है, मतलब एफ कॉस थीटा डैश, और यहाँ पर एफ साइन थीटा डैश। बस हमें पता चल गया कि डाउनवर्ड्स के अंदर कौन कौन सी फोर्सेज हैं, अपवर्ड्स के अंदर कौन कौन सी फोर्सेज हैं। दोनों को इक्वेट करो, जीरो तो आएगा ही। सो यहाँ पर नाउ n प्लस एफ साइन थीटा डैश इज इक्वल टू वेट कॉस थीटा। वेट को हम mg कॉस थीटा लिख देते हैं, क्योंकि वैसे हमें करने की आदत है। n प्लस एफ
साइन थीटा डैश इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा डैश। एंड दिस इज अ legendary approach to this answer, the most legendary approach। सिंपल चीज करिए हमने, इसके अंदर क्या करा है, पहले हमने सेकंड केस को अप्लाई करा, n इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा पर लिया, बट यहाँ पर एक फोर्स भी एक्ट कर रही है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमें 0 गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। मतलब यहाँ पर अब हमें थर्ड केस भी अप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड और थर्ड केस को मिक्स करा, थोड़ा सा मैथ्स लगाया और हमारा आंसर आ गया। अब सिमिलर चीज आपने इस क्वेश्चन में करनी है सिक्स्थ केस के अंदर, और इसे सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। टेक इट एज अ चैलेंज, इसको एज अ चैलेंज लो कि हाँ मैंने सॉल्व करना है। और अब तो ये सॉल्व करना कुछ मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि बस आपको, आप समझदार हो, आपको इशारा मिल चुका है कि ये कैसे करना है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेट्स फिनिश आवर लेक्चर ओवर हियर ओनली। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और अगर आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी डाउट आए तो टेलीग्राम पर @conceptcl, ये मेरा पर्सनल वो है टेलीग्राम पर, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगा जितनी जल्दी कर सकता हूँ। सो ये टेलीग्राम पर मेरी आईडी है @conceptcl, यहाँ पर आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। एंड जो कोई भी इस वीडियो को कल रात तक शेयर करेगा, मुझे टैग कर @clearedconcepts इंस्टाग्राम पर, @clearedconcepts इंस्टाग्राम पर जो कोई भी इस वीडियो को शेयर करेगा, मैं उन्हें डेफिनेटली एक मैसेज ड्रॉप करूँगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, मतलब अब आप लोग कह सकते हो कि यार नॉर्मल में मेरे को कोई नहीं बीट कर सकता, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब हमारा कंप्लीटली खत्म हो चुका है, हमने सारे टॉपिक्स, सारे सब टॉपिक्स एकदम अच्छे से डेप्थ में क्लियर कर लिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी के साथ। हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर ग्रेविटेशन है पहला चैप्टर, बट आई बिलीव कि हमें वर्क पावर एनर्जी पहले करना चाहिए, बिकॉज इट कंटेन सम टॉपिक जो हमें ग्रेविटी से पहले करने चाहिए। सो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी। टिल देन बाय एंड टेक केयर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।